दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जहां पर भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस के जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी, कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यकीन मानो, मैं वहाँ पर था मौजूदा हालत में। वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता से ज़्यादा वहाँ पर उत्तर प्रदेश के यूथ थे, जिसे जेनजी कहा गया। जेनजी की जनसैलाब इतना ही ज़्यादा था कि राहुल गांधी का पंडाल भी छोटा पड़ गया और लोग दीवारों तथा ट्रकों पर चढ़ कर के ऊपर से राहुल गांधी के दर्शन पाने के लिए बेताब थे। अच्छा भी रहा, राहुल गांधी ने जब मंच पर आए और उनके खास जो फोकस बिंदु था, उनके फोकस बिंदु में सिर्फ और सिर्फ भारत का यूथ, कह सकते हैं कि भारत का युवा ही उनके फोकस बिंदु पर था। और ना ही कोई उनका कार्यकर्ता या पार्टी का कोई सदस्य या पार्टी का कोई नेता उस खास प्रोग्राम का फोकस बिंदु था। उनका फोकस बिंदु केवल था प्रयागराज में आकर के बेरोजगार युवाओं से बातचीत करना था और बातचीत करके एक रास्ता निकालना ऑन फ्यूचर, जब भी उनकी सरकारें आएंगी तो वो किस तरीके से युवा के लिए काम करेंगे, उसके बारे में उन्होंने एक रोड मैप अभी से जो है खींचना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहली बात तो भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के जो जनतंत्र था, भारत की जो जनता था, 2014 में ये सबसे बड़ी गलती कर दिया कि एक ऐसे व्यक्ति को भारत का शासन सौंप दिया जिसे परिवार था ही नहीं। उससे बड़ी गलती 2017 में होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता भी सेम उसी पैटर्न को दोहरा करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बिना परिवार वाले को सौंप दिया। ये दोनों एक कोइंसिडेंट है, वो एक कह सकते हैं कि बदलाव का हिस्सा था। लोग बदलाव चाहते थे, बदलाव किए, लेकिन वो उनका पर्पस दूसरा था। लेकिन उनका ये पर्पस नहीं दूसरा था कि एक व्यक्ति को हम शासन पर लाते हैं परिवार वालों को, तो वो परिवार के बारे में सोचे था। लोगों का पर्पस ये था, लेकिन गलती हुआ। अब सबसे बड़ी बात समझते हैं, परिवार होना परिवार न होना दोनों में अंतर का है। जब किसी व्यक्ति के पास परिवार होता है, पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, जब एक परिवार होता है तो व्यक्ति परिवार के ही अकॉर्डिंग चीज़ों को समझता है और उसे लागू करता है। अब जिसके पास परिवार नहीं रहता है तो वो जिसके पास परिवार नहीं रहता है वो संवेदनहीन होता है, उनके अंदर संवेदना नहीं रहता है, उनकी संवेदनाएं ही मर जाती हैं। वो जो भी निर्णय लेंगे वो देश के हित के लिए नहीं, समाज के हित के लिए नहीं, सिर्फ अपने हित के लिए लेते हैं। आप देखिएगा, हम बात करते हैं इस तरह आज जो वर्तमान परिदृश्य भारत में बन रहा है, वर्तमान परिदृश्य भारत का इस तरीके से बन रहा है कि एक तरफ भारत का युवा डिग्री पर डिग्री, डिग्री पर डिग्री, डिग्री पर डिग्री लेता चला जा रहा है, लेकिन उन डिग्रियों का क्या करेगा उसे इस बात का तनिसा भी नहीं पता है कि हम उस डिग्री को करेंगे, क्या करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, सरकार की जो पॉलिसी है युवाओं को लेकर के, उन डिग्री धारकों को लेकर के, उनका कोई साफ पॉलिसी नहीं है। सिर्फ उन्होंने नई शिक्षा नीति को ला दिया, लेकिन नई शिक्षा में किस तरीके से जॉब क्रिएशन होगा, किस तरीके से युवाओं की बात रखी जाएगी, उस नई शिक्षा नीति से कोई लेना देना नहीं है। अब जब नई शिक्षा नीति से नहीं लेना देना है तो आप सोच सकते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा जो युवा वर्ग है वो बेरोजगार हो जाएगा। जब बेरोजगार हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सड़कों पर आएगा। इसका जीता जागता उदाहरण आपने जो है जंतर मंतर दिल्ली पर देखा है और उसका हिस्सा हम भी रहे हैं। ये बहुत खास बात रहा है। अब भारत के प्रधानमंत्री जी अब रील्सबाजी में भी आ गए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि भारत को जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है अब वो रील्स से होने वाला है, यूट्यूब से होने वाला, इंस्टाग्राम से होने वाला, फेसबुक से होने वाला है। क्योंकि भारत अब जिस तरीके से जिस इकोनॉमिकल मायाजाल में फंसता हुआ चला जा रहा है उससे उभरना अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लगभग शुरुआत कर दिया है कि भारत को कभी आर्थिक गुलाम बनाने नहीं देंगे, क्योंकि हम रील्सबाजी का लगभग शुरुआत कर चुके हैं। तो हमारा जो मेन फोकस बिंदु है कि हम प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि आप रील्सबाजी मत करिए, आप रील्स को छोड़ करके रियल लाइफ को जिए। और भारत जिसे कहा जाता है युवाओं का देश है,
आपके पास पावर है, आपके पास फोर्सेस है, आपके पास मनी है, आपके पास सब कुछ है। आप भारत की जो यूथ हैं उनकी जो पावर है उसका यूटिलाइजेशन सही दिशा में करिए। सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत के युवाओं के साथ जब इस तरीके की बात हो रही है, उनको बेरोजगारी का आलम झेलना पड़ रहा है, तो आप जाहिर सी बात है एक बात सोच सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर कहाँ होकर जाएगा। इसी को लेकर के राहुल गांधी ने, भारत के यूथ को लेकर के राहुल गांधी ने प्रयागराज में एक बहुत बड़ा जो है यूथ जो है सम्मेलन किया उन्होंने। दूसरी सबसे बड़ी बात है, भारत के प्रधानमंत्री और खास करके बीजेपी के पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। हम आपसे कहते हैं कि 2014 से 2026 तक के शासनकाल में आपने क्या किया। आप अगर आज भी बीमार होते हैं तो उन्हीं कांग्रेस के बनाए हुए हॉस्पिटलों में जाते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, वही कांग्रेस के बनाए हुए ट्रेन से यात्रा करते हैं। आपने नया कौन सा रिफॉर्म किया है हॉस्पिटल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में? आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी रिफॉर्म किया है, एक शिक्षा का क्षेत्र में आपने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया, वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके बनाए हुए लोगों को खुद नहीं समझ में आता होगा कि हम ये पॉलिसी बना किस लिए रहे हैं और इसका रिलेवेंट क्या है और इससे क्या फ़ायदा होने वाले हैं, इससे क्या ये जो स्टूडेंट हो उनके स्टेटस में या उनके लेवल में सुधार होने वाला है, उन्हें खुद नहीं पता है। उन्होंने कह सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भारत के यूथ के ऊपर, भारत के विश्वविद्यालयों में थोप दिया गया है। ये दरअसल कोई बनाई हुई रणनीति नहीं है, क्योंकि बनाई हुई रणनीति होता तो स्तर वाइज स्तर हम भारत के जो यूथ है जो कि वो दक्ष हो रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, चाहे BA BSc कुछ भी करें, उनको उस लेवल से जॉब क्रिएशन होना चाहिए। खास करके किसी भी एजुकेशन पॉलिसी का मतलब